दुनिया एक परेशान है, कोई रैशनैलिटी के तमाम थ्योरी जो है वहाँ जाके फेल होती है। आपको मामला किधर जाते हुए नजर आते हैं? जी, मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त कहा, ट्रंप साहब का एक्स फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इस एक्स फैक्टर को आप स्क्वायर्ड करते हैं क्योंकि जो नेतन्याहू का एक्स फैक्टर है उसकी दरहकीकत चूंकि वो एक छुपे हुए तरीके से अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं और उनके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारे मौके हैं, तो हमें इस वक्त यहाँ बैठे हुए मालूम नहीं है, बीच में से कभी कभी कोई ऐसा बुलबुला फटता है जहां से हमें एहसास होता है कि मामला कुछ और भी साथ साथ चल रहे हैं। अभी आपने देखा वो मेलानिया ट्रंप ने आके कह दिया कि मेरा एप्स्टीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो अकेला नहीं काम कर रहा था, तो सारों की इंक्वायरी कर जाए। मैं कांग्रेस से अपील करती हूँ, अब एन दरमियान जंग के इस किस्म का बुलबुला फटना जो है ये बेमैने नहीं है। और दूसरी जानब आपको पता ही है वो सारी क्या हिस्ट्री है। तो ये जो इजरायली इन्फ्लुएंस है यूएस में और इसके जो मुख्तलिफ तकाजे हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते और हमें नहीं पता है कि किस किस्म का ये जो ऑन एंड ऑफ कंफ्यूजन कम से कम अमेरिका की हद तक हमें नजर आ रही है, इसमें यकीनन बहुत बड़ा हिस्सा वो भी होंगे क्योंकि सबको पता है कि वो तो नहीं चाहते कि जंग खत्म हो, वो तो चाहते हैं कि जहां तक हम आ गए, जितने हमने पूरी दुनिया में हमें बुरा भला कहा गया और जितने हमने अपनी साख तबाह कर ली है, अब इसमें से कुछ ना कुछ हासिल भी हो जाए, ना कि हम बहुत सारी चीजें यानी हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, ईरान और हर चीज जो है वो कायम दायम रहे उसी तरह जैसे पहले थी। और इनको क्या हासिल हुआ? सिर्फ दुनिया की लानत और दुनिया की गालियां। तो इसलिए ये भी एक एक्स फैक्टर है, मेरे ख्याल में आप इसको डिस्काउंट ना करें। जी कमांडर साहब, ये उनको कि ये सरेंडर कर रहे हैं या बहुत ईरान की हार्श कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिकली प्रॉब्लम है, मगर एट द सेम टाइम उनका दूसरा प्रॉब्लम भी है कि अमरीकी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इस जंग के ख़िलाफ़ है और वो मुश्किलात वहाँ पे तेल गैलन जो है, आपको अंदाज़ा है कि $1 बढ़ने से गैलन के ऊपर क्या अमेरिका में असरात आते हैं और महंगाई के जो उससे मसले आते हैं। अमेरिकन जो आम पब्लिकन है उसको बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक महंगाई का होता है, तो क्या इस डिलेमा का क्या नतीजा निकलेगा? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। और जैसे कि आपको मालूम होगा, इवन जब सिर्फ फ़लस्तीनियों के ऊपर जंग जारी थी इजराइल की जानब से, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका की आवाम जो है वो बाकायदा सरापा एहतजाज थी और सड़कों के ऊपर मौजूद थी। और बहुत बड़ा क्लैम्प डाउन जो यूएस की तारीख में नहीं ऐसे हुआ, जो उनके सिटीजन्स थे लर्निंग के, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी या इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर ऐसा क्लैम्प डाउन किया गया, उनकी फंडिंग थ्रेटन की गई, कई जगह पर बंद कर दी गई और उनको कहा गया कि अपने रूल्स चेंज करें और इसको एंटी सेमिटिज्म का रंग देके तो अमेरिकी कौम को, अमेरिकी यूथ को बाकायदा दबाया गया। तो ये तो उस वक्त थी जब ये दूसरी बातें आप बता रही हैं जिसमें तेल की कीमत बढ़ गई और ये दीगर अमेरिका बाकायदा कलम खुद जंग में शामिल हो गया। ये ईरानियंस का एक और बड़ा खदशा है कि जनाब दोनों के अतराफ की पोजीशन देखें तो बड़ा एक ह्यूज गैप नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेड आप पहले ख़त्म करें, फिर आप जो है गारंटीज दें, और प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिकनों की सुने तो उनकी भी एक लंबी लिस्ट है, वही 10 पॉइंट और 15 पॉइंट, अभी दोनों पोजीशंस वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे मौके पे कि जी आज रात को ये अनाउंस हो जाना है या कल परसों अनाउंस हो जाना है, आपको लगता है ये प्लॉजिबल है? जी, आपको याद होगा आमिर साहब, गालिबन आप ही के प्रोग्राम में जब ये सारी जंग छिड़नी शुरू हुई थी तो पहले 1-2 राउंड के बाद मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये बताया था कि ये प्रोबेबली उस तरफ लौटेंगे कि जो कि ओबामा साहब के दौर में जो अग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि वो सारी साइड्स को अग्रीबल था, सिर्फ एक साइड है जो इजराइल वाली है उनको अग्रीबल नहीं था। और उसमें को थोड़ा सा जो इजाफा वक्फे का हुआ है और डाइल्यूशन ऑफ करंटली जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इतना ही इजाफा हुआ है, बाकी तो तकरीबन वही चीजें हैं, IAEA सेफगार्ड्स हैं और मतलब तमाम वो कमिटमेंट्स हैं, उसी तरह की सारी बात है। और उसमें जो इस वक्त फ्रोजन है ईरान के फंड्स वगैरह सारे, और जो उनको सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको बतदरीज हटाने की सारी बातचीत है, यही सारा कुछ उस अग्रीमेंट में था। तो मैंने उस वक्त आपको बता दिया था वो इसलिए, वो किसी वजह से हुआ था, ये तमाम चीजें नाप तोल के हुआ था। लेकिन एक फरीक जो है जिसका नाम इजराइल है और खास तौर पे उसका जो अभी सरबराह है नेतन्याहू, वो ऐसे कोई उन्होंने कड़वी गोली खाई हुई है, इस तरह से कोई वो समझते हैं कि उनका कोई मिशन है पूरी दुनिया को तबाह करना या नुकसान पहुंचाना। और कभी वो इब्राहिम अकॉर्ड्स के नाते जो है मुख्तलिफ ममालिक को, जैसे
यूएई है या मोरक्को है, दूसरे ममालिक है, उनको नाक से पकड़ के, लिबिया वगैरह को नाक से पकड़ के कोशिश करते हैं कि उनके मुआहदे करवाएं, और जो ना करें उनको फिर थ्रेटन करते हैं, और इसी तरह से फिर ये बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक बात आ गई है। तो ये जो पूरे खित्ते में एक मतलब फोड़ा बन के बैठे हुए हैं, इनको भी तो किसी तरफ आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये असल बात तो ये है कि ये उचकाते हैं सारों को, और इनका जो आप देखें किरदार रहा है कि ईरान के अंदर जाके जब नेगोशिएशंस चल रही थी तो हानिया साहब को मार दिया, जब यूएई में नेगोशिएशंस चल रही थी वहां जाके मार दिया, कतर में जाके मार दिया, अभी भी जो है ये बमबारी लेबनान में जाके कर दी जिसमें फाइनली अमेरिका भी खफा हो गया। तो ये हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये जंग आग और भटके और ईंधन फेंके इसके ऊपर, ना कि ये किसी सुलह की तरफ जाए या मामला निपटे जाएं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें अभी ये कमांडर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान को कितनी मुसीबत में डाला हुआ था कि हम अपने मेहमानों के लिए कितना हाई रिस्क मिशन चलाया है कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और ये मेरे ख्याल में ये जो मोइंग द लॉन कहा जाता है कि इजराइल हर 5-10 साल के बाद करती है, ये उससे बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और असल में बात यह है कि सब कुछ करके भी उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। अभी हुतीस वहीं का वहीं है, हमास वहीं का वहीं है, हिजबुल्लाह वहीं का वहीं है, ईरान वहीं का वहीं है, और सिर्फ ये हुआ है और भी कुछ नहीं। तो कि ईरान का स्ट्रेचर बड़ा है, इजराइल तो मिट्टी में मिल गया, और दूसरा उनको हुर्मुज का डिफेक्टो कंट्रोल मिल गया, क्योंकि तमाम ममालिक जो वहां से अपना तेल ले रहे हैं वो बकायदा वो पे कर रहे हैं। जब तक ये खुला हुआ था रास्ता ईरान को, जो $1 पर बैरल यानी $2 मिलियन पर टैंकर वो पे कर रहे थे। जापान भी कर रहा था, न्यू दिल्ली भी कर रहा था, बाकी सारे ममालिक कर रहे थे। सो ये किस्म का एक्सेप्ट कर लिया था डिफेक्टो कंट्रोल ईरान का। तो वो तो दुनिया की उस तरह से पावर बन गई थी कि पूरी ऑयल मार्केट्स को, यानी ओपेक से बढ़ के और दीगर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे रशिया वगैरह, उनसे बढ़ के इनका किरदार सामने आ गया था। और अगर इस हालात में वो ये भी कर लेते कि आपने बड़ी अहम बात की, मैं कमांडर साहब से इसका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में असल अमेरिका में जो मूड है कांग्रेस का, सेनेट का, पॉलिटिकल पार्टीज का, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, इवन जहां पर पंजे गाड़े हुए हैं जो इजराइल के हक में लॉबीज हैं वहां पर, उसके बावजूद एक एफरवेसेंस है, एक कमिंग ऑफ एज है, एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट की, जो कि आप आसानी से दबा नहीं सकते। कोई हॉलीवुड की फिल्में बना के, कोई एमटीवी पे गाने चला के, कोई इंटरनेट के ऊपर कैंपेन चला के, क्योंकि वो हार्डन हुई है ओवर मे बी लास्ट 3-4 years, और दुनिया ने उसको सराहा है। और दुनिया से उससे बढ़ के मसलन आप देखें एम्स्टर्डम जैसे मुल्क में या ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पे आए हुए हैं कि ये रोकें। तो वो जो सारा 2 स्टेट सोल्यूशन को स्कटल करना था और इस तरह से इजराइल को ग्रेटर इजराइल की जानब बढ़ने का एक आप समझ लें कदम बढ़ाने का मौका मिला है, वो दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। अब चाहे जितना भी ये कोशिश कर ले वहां पर दोबारा वो रास्ते हासिल करने के लिए या वो टैक्टिक्स हासिल करने के लिए, वो प्रेशर हासिल करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इसके बाद इजराइल का वो दिन ब दिन जो है वो ताकतें जो जिन्होंने पहचान ली है। अमेरिका में आप भी रहे, हमें भी रहने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी तब्दीली तो आ चुकी कि पहले ये इजराइल के खिलाफ जो है 3% लोग थे 50 साल की उम्र के से छोटे। अभी जो रिसेंट सर्वे आया है कि जंग से पहले वो 40% हो गई हुई थी, और जंग के बाद वो 60% लोग 50 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो इसराइल के मौक़िफ़ के बहुत सख्त खिलाफ हो चुके हुए हैं। वक्फा लेना चाह रही है और हमारे साथ इकोनॉमी के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेशर हैं और जो मज़ीद बढ़ सकते हैं, कि हमारी गवर्नमेंट की क्या तैयारी है उसके लिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत ने तो और IMF के जरिए से भी ये अंदिया देने की कोशिश की है कि वो इस जंग से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानब हम क्या देख रहे हैं कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो रोज़मर्रा की अशिया है, वो डबल डिजिट में पहुंच भी गई है, यानी 12% से तजावज़ कर गई है। और ये पाकिस्तान अभी तक जो समझाने के लिए नाज़रीन को सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है उसके अंदर जो ख़ास जो खाने पीने की अशिया ख़ास तौर पे जो इसके अंदर आ जाती हैं, एसेंशियल आइटम्स जो हैं उसके अंदर आती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें जो ये पहले से ये अभी से ही 12.5% पे चला गया, और ये हुकूमत ये अंदिया दे रही थी अभी से 2 हफ्ते पहले कि जी ये पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं, इनका जो इफेक्ट होगा जब ये 55 रुपए बढ़ाई गई थी दोनों, ये सिर्फ 0.3% होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर।
और हम जैसे आपके प्रोग्राम में भी मैंने बताया कि ये तकरीबन 2.68% ये बढ़ेगी, और वही देखा हमने कि 7% से ये बढ़ के जो है 12% पे चलेगी। लेकिन दूसरी जानब स्टेट बैंक ने एक बड़ा अजीब हैरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। आज के जो एवरेज इन्फ्लेशन है पूरे साल की, वो सिर्फ 5.7% तक बढ़ी है, जबकि इनका टारगेट जून में जो रखा गया था वो 7.5% था। तो उन्होंने तकरीबन ये कह दिया कि हमने इंटरेस्ट रेट को इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर इन्फ्लेशन हमने नहीं छेड़ना। और ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, ये नोटोरियस हैं, इनकी इस लथार्जी की वजह से और लेट एक्शन लेने की वजह से पाकिस्तान में हाईएस्ट महंगाई का दौर हमने देखा काफी सालों के लिए। और उस दबाव के थले वो जो पहाड़ टूटा था, आज तक जो बेचारा गरीब है और सैलरी क्लास है वो दरअसल निकल नहीं सके, वो अभी तक पिस रहे उसी में। और चेचा के ये नया रेला तैयार करके ले आए ये, और इसमें फिर से ये कह रहे हैं कि हमने गरीब को नहीं, हमने अमीर की शक्ल देखनी है कि इंटरेस्ट रेट जो है, गरीब को तो लोन कोई देता ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट का तो उसको फायदा होता है जिसकी बैंक तक रसाई है, वो तो गिने चुने लोग हैं पाकिस्तान में। तो ये फिर से अशरफिया जो है अपनी तरफ गामजन है, और वो समझते हैं कि जी हम दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये जरूरी है कि हमने ग्रोथ लानी है। ग्रोथ तो जब आपने ये सारा कुछ कर भी एवरेज रही है पिछले 4 बरस में, और ये पिछले साल भी आपने कम दिखा के फिर सितंबर में बढ़ा दी कि नहीं जी 3.1% रही है। तो ये नंबरों के हेर फेर से जो आम आदमी है उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आती। शायद ये इनका एसी के कमरों में बैठ के अपने आप को ये खुश करते होंगे, या IMF के डेलीगेशन जिन्होंने जहाज पे आना है और जहाज पे चले जाना है, उनको कोई ये चीजें बताने में शायद कामयाब होंगे। अव्वल तो वो भी इतना मानते नहीं है इनकी बातों को, अक्सर पेश इनका झगड़ा हुआ है मुख्तलिफ फिगर्स पे। तो पाकिस्तान में ये रीत बन चुकी है कि किसी तरह से नंबरों के हेर फेर से पोछा फेर दे और कह दे कि सब ठीक है जी, बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ। अभी हमें ये स्टेबिलिटी का राग अलाप अलाप के हमारे कान पक गए थे। जरा सा झटका ये दुनिया भर में हो रहा है कि जंग के मौके पे या मुश्किल हालात के अंदर जो है हुकूमतें जो है अपनी आवाम के साथ खड़ी होती हैं, पर यहाँ एक तासुर बनता जा रहा है कि बजाय इसके कि ये अपने खर्चे कम करें और नज़र आए कि ये एहसास कर रहे हैं लोगों की मुश्किलात का, ये जंग का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें अपनी जो टैक्सेस की शॉर्टफॉल थी उसको पूरा करने के लिए वो बढ़ाई। पूरे खित्ते में आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि सबसे ज़्यादा जो कीमतें हमारे यहाँ पाई जाती हैं बांग्लादेश इंडिया के लेट से मुकाबले पे। तो ये जो अभी भी मेजर्स की बातें कर रहे हैं ख़ास तौर पे एनर्जी से रिलेटेड, बजाय इसके कि बड़े जो कैपेसिटी पेमेंट हैं IPPs वाले 2-2 हज़ार अरब रुपया जहाँ पे जा रहा है, उनको हल करने के लिए आने 2-2 आने, जो अभी आपने जुमला कहा ना कि नया लेला लेके आ जाते हैं, ये नया लेला जो लेके आ जाते हैं, यहाँ एक हाथी ज़िबा करना पड़ेगा, लेले से काम चल जाएगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली जो ये छोटी मोटी पाकिस्तान की मेहनत है, ये इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि ये तमाम तर ये जो मईशत को तबाही की तरफ ले जाने का जो अमल है वो उसके ऊपर उसके बरक्स ये उसको बराबर कर देगा कि देखें जी हमने ईरान का यहाँ पर डेलीगेशन लाया, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया, तो हमने बड़ी मेहनत की है और बड़ा कमाल किया है। यकीनन वो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या वो मुतबादल है कि आप पाकिस्तान के गरीब को शिकस्त तो रेख कर दें और पाकिस्तान में महंगाई का नया रेला आ जाए, पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है वो छत में से फाड़ के निकल जाए, और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है खास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर चले जाए और उनके पास किसी किस्म का कोई प्लान ना हो उसको हल करने के लिए, या कोई रोड मैप ना दे सकें कि जी अगले 2 साल में हम इसके ऊपर काबू डाल देंगे, उसका तरीकाकार ये है। यानी ये तो चेपियां लगाने वाली हुकूमत है। ये 2-2 महीने की पावर सेक्टर इतना बड़ा मसला था कि पूरे पाकिस्तान को डुबोने की हुकूमत रखता था। ये कोई हुकूमत का तर्ज नहीं है, हुकूमत तो एक जिम्मेदारी है। आप सबने पाकिस्तानी कौम ने भी सिर्फ रिलीफ नहीं लेनी, अपना अपना हिस्सा डालना है। आपको लगता है कि ये जो 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है और बिल जो है बिजली आ नहीं रही है और बिल जो है डबल हो गए हैं, ये नियर फ्यूचर में इनके पास कोई इस बात का सोल्यूशन है कि हम रिलेटिवली अगर देखा जाए इंडिया या बाकियों के मुकाबले में वी आर बेटर ऑफ के सऊदी अरेबिया भी हमारे से बड़ा अच्छा सलूक कर रहा है, हमें प्रेफरेंस के ऊपर जो है ना चीज़ों की सप्लाई है, फिर ईरान का भी सेंक्शंस हट गई हैं, तो उसके बावजूद सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे यहाँ हो रही है। जी बिल्कुल, असल में आमिर साहब जो बात समझने वाली आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं, ये तीनों जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI,
ये अपनी इकोनॉमिक गलतकारियों के ऊपर पर्दा रखते रहे हैं कर्ज के जरिए। यानी जो 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बेपनाह कर्ज लिया। शौकत तरीन साहब और ये हफीज शेख साहब, उनके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद डार साहब की बारी आई 13 के बाद, इन्होंने बेपनाह कर्जा लिया, बल्कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन एक्ट है उसको अमेंड करके और कर्जा लिया। फिर इमरान खान साहब की बारी है, उन्होंने तो हदें ही खत्म कर दी। अब असल सूरत हाल ये है पाकिस्तान में, लोग पूछते हैं सवाल कि यार ये नून लीग तो बड़ी कारोबारी, ये वो, इनकी आनियां जानियां नहीं नजर आ रही है, इस दफा क्या हुआ? तो हुआ ये है कि इन तीनों जमातों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके अब इतना कर्ज ले लिया है कि आगे कर्ज को देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि लोग वापस मांग रहे हैं। तो अब वो पर्दा रखना मुश्किल हो गया। अब इनकी असलियत सामने आ रही है, जो ये कर्ज के जरिए से छुपा रहे थे, और वो इनको करना पड़े। इनको ठंडे बुखार उतर रहे हैं कि जी हम कैसे राइट साइजिंग करें, हम कैसे प्राइवेटाइजेशन करें। वो किधर गया सारा कुछ? वो जो 40 साल से प्राइवेटाइजेशन लिस्ट आपने रोकी हुई थी, हर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो क्यों नहीं उस वक्त की? उस वक्त कर्जा मिल रहा था, दिए चले जा रहे थे, ये एसओईज लॉसेस किए चले जा रहे थे। यही डिस्कोज, यही पावर सेक्टर, कई मरतबा इनको 5-5, 600 अरब रुपया दिया है, फिर से वो शुरू हो जाते हैं, फिर से लॉसेस हो जाते हैं, फिर से गर्दिशी कर्जा। तो ये सारा जो गलतकारी है, इसको इन्होंने दबाया हुआ था कि ये अशरफिया को बरकरार रख सके और पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया। अब और वैसे आप थोड़ा सा ना, मुझे मैं ये जरूर कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं ना, हदें टूट गई हैं। हदें तो पिछले 4 साल में टूटी हैं कि 44 ट्रिलियन रुपए से आप 80 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट डबल पे, 4 साल में आप डबल कर्जे पे गए हैं। सबसे ज्यादा बड़ी हदें तो ये टूटी हैं, ये 4 साल में टूटी हैं। बिल्कुल भाई, ये तो कर्ज उतारने के लिए ना जी, ये इससे छुपा तो नहीं ना कुछ भी। यानी हालात तो खराब से खराब होते जा रहे हैं। आप प्लीज समझे मेरी बात को। ये जो कर्ज लिया जा रहा है, ये बेशतर ऐसा कर्ज है जो कि पुराने कर्ज को उतारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो आप सुन रहे हैं वाटा के बारे में, गर्दिशी कर्जा के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में। लेकिन जो माजी में कर्जा लिया जाता रहा है, एक दूसरे को ये इल्जाम लगाते रहे कि जी आप दिखाएं आपके प्रोजेक्ट किधर है, आप दिखाएं आपके कितने पुल बने, हमने तो कर्जा लिया था तो हमने हवाई अड्डे बनाए, मोटरवे बनाई, आपने। दर हकीकत वो सारा झूठ था। वो सारा पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया इन्होंने। नस्लें हमारी जो है इन्होंने कर्ज में डुबो दी, और अब हम और कर्ज नहीं ले सकते, तो ये सारे नंगे खड़े हैं इस अवाम में। आप देख रहे हैं सारों की कारकर्दगी 0/0 है, और अवाम बिलक रही है, और इनके पास कोई हल भी नहीं है, ना ये उस तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इनसे गुजारा नहीं होना। ये तो सिर्फ इंतजामिया के ताबे है। ये बेचारे पीएस के अफसर चलाते हैं ये जमातें। पीपल्स पार्टी के पास अपने हमारे बंदे, पीटीआई के पास अपने हमारे बंदे, और नून लीग के पास अपने हमारे बंदे। वो यही अफसर है, कोई रिटायर्ड है, कोई सर्विंग है, कोई आगे पीछे। इनके कहने की पुरानी रिपोर्टें झाड़ झूठ के वो तो स्टेटस को की अलामत है। ये बजाते खुद तीनों जमातें, इनके पास तो अभी आके पता चला कि जी पीटीआई ने कोई थिंक टैंक बनाया। यानी उनको ख्याल आया कि यार को सोच विचार भी कर ले, मामला बड़े गड़बड़ है। पहले क्या ये वसीम अकरम प्लस जो है वो उसने पाकिस्तान चलाना था। ये जो बुज़दार साहब जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की गाड़ी चलाते हुए अभी हाल ही में पाए गए हैं। सो वो मुझे तो लगता है कि जो आप कह रहे हैं ना, तीनों पार्टियों से ही बस नहीं चल रहा। ये वसीम अकरम प्लस कोई चौथी पार्टी मुझे दूर दूर तक वसीम अकरम प्लस के अलावा नज़र नहीं आ रही। सो वही कोई नया टांगा जो है ना, उसकी ड्राइविंग जो है ना, मेरा ख्याल वही बुज़दार साहब ही करते हुए नज़र आ रहे हैं मेरा। जी, इसी नोट पे बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, आपने